कौन कौन सी खबरें हैं एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, यानी पहली इंपॉर्टेंट खबर, अब दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आप नहीं कर सकते हैं। 8 सीटों का पूरा विश्लेषण हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर, मोदी के सामने राजभर ने उम्मीदवार उतारा है। चौथी और इंपॉर्टेंट खबर, राजनाथ हेमा मालिनी का नामांकन आज हुआ है। पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी में शामिल हुई है। ये आज की 5 बड़ी खबर है, यानी दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, अब आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। 18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, उसके मद्देनजर अब प्रचार थम चुका है। 13 राज्यों की 97 सीटों पर वोट डाले जाएंगे दूसरे चरण में। अब तीसरी बात, पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 8 सीटों पर। 18 अप्रैल को बिहार की 5 सीटों पर मतदान होना है, 18 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होना है। यह 5वीं इंपॉर्टेंट बात। 18 अप्रैल को असम की 5 सीटों पर मतदान होना है, यह 5वीं इंपॉर्टेंट बात। तो दूसरे चरण का मतदान अब थम चुका है। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतदान होना है, सीटें लिखी है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सीटें हैं। 18 अप्रैल को कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके साथ आप ये जान लीजिए महाराष्ट्र की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। और इसके साथ 18 अप्रैल को मणिपुर की 1 सीट पर वोटिंग होनी है, यह 10 बड़ी बात है। ओडिशा की 5 सीटों पर मतदान होना है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर मतदान होना है, यानी सभी सीटें इसमें आ जाएंगी टोटल। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग होना है और 18 अप्रैल को पुडुचेरी की 1 सीट पर, 97 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। नगीना, अमरोहा, आगरा में मतदान, ये यूपी की है नगीना। फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़ में भी वोटिंग होनी है, ये ध्यान दीजिएगा। ये दूसरे चरण की सीटें हैं। बुलंदशहर, मथुरा और हाथरस, ये टोटल हो गए 8, यानी 8 लोकसभा सीटों पर आप प्रचार नहीं कर सकते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मथुरा और हाथरस, बुलंदशहर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको हम ये बताते हैं कि इन 8 सीटों पर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, इनका सियासी गणित क्या है वो भी आप जान लीजिए। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। यहां से बीजेपी से हेमा मालिनी, कांग्रेस से महेश पाठक, आरएलडी से कुंवर नरेंद्र सिंह। मथुरा को भाजपा का गढ़ माना जाता है और यहां से पिछले 5 सालों में हेमा मालिनी एक बड़ा नाम बनकर उभरी हैं। एक बार फिर हेमा भाजपा के टिकट से मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस से महेश पाठक मथुरा में अच्छा दबदबा रखते हैं। इस सीट पर करीब 4 लाख जाट, 2.5 लाख ब्राह्मण, 2.5 लाख राजपूत और 2.5 लाख दलित वोटर हैं। ऐसे में आरएलडी उम्मीदवार राजपूत के साथ साथ जाट, मुस्लिम और दलितों को साधने में अगर कामयाब रहते हैं तो बीजेपी के लिए ये सीट जीतना लोहे के चने चबाने जैसा हो जाएगा। हेमा के खिलाफ आरएलडी के टिकट पर कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस ने महेश पाठक को उतारा है। हेमा के खिलाफ स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। साथ ही उन पर सिर्फ चुनाव के दौरान ही आमजनों से मिलने की बात भी कही जा रही है। इस सीट पर बीजेपी के सतीश गौतम और बीएसपी के अजीत बालियान के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अलीगढ़ सीट को भाजपा के सीनियर लीडर और अब राज्यपाल कल्याण सिंह का गढ़ माना जाता है। कल्याण सिंह लोध वोटर्स के बड़े नेता माने जाते हैं। 2017 में उन्होंने अपने पोते संदीप सिंह को भी विधानसभा पहुंचाया था, जो कि योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। कल्याण सिंह से मनमुटाव के बाद अब वर्तमान सांसद और भाजपा कैंडिडेट सतीश गौतम उन्हें मनाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन इस सीट पर 4 बार सांसद रहीं शीला गौतम के बेटे ने यहां से टिकट मांगा था, लेकिन उनकी नहीं चली। ऐसे में गौतम उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो अलीगढ़ में यादव, ब्राह्मण, राजपूत, जाट करीब 1.5 लाख वोटर हैं। दलित वोटर करीब 3 लाख हैं। वहीं मुसलमान मतदाता करीब 2 लाख हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर भाजपा सांसद पिछले 1 साल से मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे हैं। अलीगढ़ सीट बीएसपी के खाते में है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र सिंह, जो कि 5 बार विधायकी जीत चुके हैं, उनके आने से मामला त्रिकोणीय हो गया है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां से बीजेपी से राजकुमार चाहर, कांग्रेस से राज बब्बर और बीएसपी से गुड्डू पंडित में कांटे की लड़ाई है।
2009 में ये सीट अस्तित्व में आई थी तो इस पर बसपा के कद्दावर नेता रामवीर उपाध्याय का दबदबा बना था। 2009 में रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय चुनाव जीतकर संसद पहुंची, तो वहीं सपा से भाजपा में आए राजा अरिदमन सिंह का नाम भी इस सीट पर बड़े नेताओं में शुमार होता है। इस सीट पर भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर राजकुमार चाहर को खड़ा किया है। 2009 में इस सीट पर हार का सामना कर चुके कांग्रेस नेता राज बब्बर भाजपा को कड़ी टक्कर इस बार देते दिख रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी ने जहां जाट कार्ड खेला है तो वहीं बीएसपी ने यहां से ब्राह्मणों पर दांव खेला है। ऐसे में कांग्रेस के राज बब्बर सबके सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। जातीय समीकरण को तोड़ना राज बब्बर के सामने बड़ी चुनौती होगी। गठबंधन से बसपा के टिकट पर भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित हैं। हालांकि वो मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस सीट पर बीजेपी से एसपी बघेल और बीएसपी से मनोज सोनी के बीच में कांटे की टक्कर है। आगरा भले ही दलितों की राजधानी कहलाती है, लेकिन माना इसे भाजपा का गढ़ जाता है। इस समय आगरा में बीजेपी के रामशंकर कठेरिया बड़े नेता माने जाते हैं। हालांकि 2014 में आगरा सीट जीतने के बाद भी बीजेपी ने इस बार रामशंकर कठेरिया को इटावा से टिकट दिया है। यहां से बीजेपी से योगी कैबिनेट में मंत्री एसपी बघेल को टिकट दिया गया है, जबकि गठबंधन की तरफ से बसपा से मनोज सोनी को टिकट दिया गया है। एसपी बघेल सपा और बसपा में रह चुके हैं। ऐसे में उनकी मुस्लिम मतदाताओं में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। इस तरह से बीजेपी के साथ साथ बघेल दूसरे दलों के वोट बैंक को साधने में भी कामयाब रहते हैं तो एक बार फिर यहां कमल खिल सकता है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में उनका भी अपना एक जनाधार है, जबकि दलित और मुस्लिम के सहारे बसपा भी जीत की आस लगाए हुए है। यहाँ सीधी लड़ाई भाजपा और बसपा में ही दिख रही है। अमरोहा जिला सपा का गढ़ माना जाता है। सपा से यहाँ महबूब अली और कमाल अख्तर का बोलबाला है, जबकि कांग्रेस के राशिद अल्वी भी बड़े नेताओं में शुमार हैं। बीजेपी के चेतन चौहान की भी इलाके में अच्छी पकड़ है। चेतन चौहान मौजूदा वक्त में योगी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। अमरोहा सीट गठबंधन की तरफ से बसपा के खाते में गई है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के कंवर सिंह तंवर और बीएसपी के कुंवर दानिश अली के बीच में कांटे की टक्कर है। अली बगल के जिले हापुड़ के रहने वाले हैं और राजनीतिक परिवार से आने की वजह से इलाके में इनकी अच्छी पकड़ है। गठबंधन की वजह से सपा के वोट भी मिलने की पूरी गुंजाइश है, जबकि भाजपा कैंडिडेट कंवर सिंह तंवर हरियाणा से आते हैं। विरोधी उन पर बाहरी प्रत्याशी होने का माहौल बना रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर अब की बार उन्हें बसपा कैंडिडेट से चुनौती मिल सकती है। अमरोहा सीट के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ 5 लाख मुसलमान, 2.5 लाख दलित, 1 लाख गुर्जर, 1 लाख कश्यप, 1.5 लाख जाट, 95,000 लोध मतदाता हैं। बीएसपी प्रत्याशी मुस्लिम, दलित और जाट के सहारे संसद पहुंचना चाहते हैं, जबकि तंवर गुर्जर, कश्यप, लोध और जाट मतदाताओं के साथ साथ दलितों को अपने पाने में लाकर गठबंधन की राह में बाधा बनना चाहते हैं। बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। गठबंधन में यह सीट बीएसपी के खाते में गई है। यहाँ पर मुख्य लड़ाई बसपा के गिरीश चंद्र और भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिंह के बीच में है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व आईएएस आरके सिंह की पत्नी ओमवती को मैदान में उतारा है। नगीना सीट पर गठबंधन और कांग्रेस दोनों की नजर दलितों और मुस्लिम वोटों पर है, जबकि बीजेपी राजपूत और गैर जाटव दलित के साथ साथ जाट मतदाताओं के सहारे दोबारा जीत दर्ज कराना चाहती है। लेकिन इस सीट पर 6 लाख मुस्लिम वोटर किंग मेकर की भूमिका में हैं। बुलंदशहर सीट पर बसपा के योगेश वर्मा और बीजेपी से मौजूदा सांसद भोला सिंह के बीच में जबरदस्त लड़ाई होने वाली है, तो वहीं कांग्रेस ने बंसी सिंह पहाड़िया पर दांव खेला है। बुलंदशहर सीट पर करीब 1.5 लाख ब्राह्मण, 1 लाख राजपूत, 1 लाख यादव, 1 लाख जाट और 3.5 लाख दलित मतदाता हैं, तो वहीं 2.5 लाख मुस्लिम और 2 लाख लोध मतदाता भी हैं। 2014 में बीजेपी ने सिर्फ 4 मतों से यहां पर जीत दर्ज की थी। इस बार महागठबंधन की तरफ से बीएसपी के उम्मीदवार योगेश वर्मा दलित, मुस्लिम, यादव और जाट मतों के सहारे संसद पहुंचने की जुगत में हैं। लेकिन बीजेपी के भोला सिंह लोध, ब्राह्मण, राजपूत मतों के सहारे एक बार फिर जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
इस सीट पर बीजेपी के राजवीर सिंह वाल्मीकि और सपा के रामजी लाल सुमन के बीच कांटे की टक्कर है। हाथरस लोकसभा सीट से सपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने राजवीर सिंह वाल्मीकि और कांग्रेस ने त्रिलोकी राम दिवाकर को मैदान में उतारा है। हालांकि ये सीट जाट बहुल मानी जाती है। इस सीट पर करीब 3 लाख जाट, 2 लाख ब्राह्मण, 1.5 लाख राजपूत, 3 लाख दलित, 1.5 लाख बघेल और 1.25 लाख के करीब मुसलमान मतदाता हैं। ऐसे में अगर सपा जाट, मुस्लिम और दलित को एकजुट करने में कामयाब रहती है तो भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और मायावती ने राजनीतिक भतीजे नहीं बल्कि अपने सगे भतीजे को आज लॉन्च किया है और इसके मायने क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि 2017 में ही लॉन्च कर दिया था। लेकिन उनकी बात पहले आप सुनिए, उसके बाद आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी बात बताएंगे कि आखिरकार आकाश आनंद को लॉन्च करने का मतलब क्या है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मेरी बुआ जी की अपील पर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग आप सभी का बहुत बहुत आभारी हैं। आगरा लोकसभा की सीट से आदरणीय मनोज कुमार सोनी जी और फतेहपुर सीकरी लोकसभा की सीट से श्री भगवान शर्मा जी तथा कुंवर मथुरा लोकसभा की सीट से कुंवर नरेंद्र सिंह जी जो आरएलडी के हमारे प्रत्याशी हैं, इनको भारी वोटों से जितवाएंगे। सामने वाले की जमानत जब्त कराएंगे कि नहीं कराएंगे? ये बात आकाश ने बड़ी तेजी से कही है। अब आपको बताते हैं कि इसके सियासी मायने क्या है ग्राफिक्स के जरिए। हम आपको देखिए, ये सीधे आगे आकाश, मायावती के भतीजे आकाश की लॉन्चिंग आज थी। मायावती के भतीजे आकाश की लॉन्चिंग, आगरा में आकाश का पहला भाषण हुआ आज। तीसरी बात, क्या बसपा की विरासत अब आकाश ही संभालेंगे? ये इंपॉर्टेंट बात। चौथी बात पर आते हैं, आकाश की बीएसपी में ऑफिशियल एंट्री अब हो चुकी है, चूंकि उन्होंने प्रत्याशियों के नाम भी ले लिए। 19 का चुनाव नई बसपा का चुनाव होगा, ध्यान ये रखिएगा। और छठवीं और अहम बात हम आपको बताएंगे, इसके बाद आ रही है छठवीं बात, 2019 का चुनाव नई बसपा का चुनाव होगा। और कौन है आकाश आनंद? आकाश आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं, पहली बात। नंबर दूसरी बात, लंदन से आकाश ने एमबीए की पढ़ाई की है, लंदन गए थे पढ़ाई करने आकाश आनंद। और तीसरी बात आपको बता रहे हैं, 2017 में सहारनपुर की रैली में लॉन्चिंग हुई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। 17 में लॉन्चिंग हुई थी और आज उनका पहला भाषण था। कई रैलियों में मंच पर देख चुके हैं, लेकिन भाषण इस बार उन्होंने दिया है। मायावती ने संकेत दिया है, अहम भूमिका ये निभा सकते हैं, ये निश्चित तौर पर संकेत है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं युवाओं को पार्टी से जोड़ने में ये मददगार होंगे। छठवीं और अहम बात, और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ है इनका, और इन्हीं की वजह से मायावती ट्विटर पर आई हैं। इन्होंने ये आग्रह किया था। तेजस्वी मायावती मुलाकात के बाद चर्चा में ये आए थे। और साथ ही साथ अभिषेक, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 2017 में लॉन्चिंग तो इनकी हो गई थी, लेकिन पहली बार आज मंच पर दिखे, चूंकि मायावती अनुपस्थित थी, भाषण दिया और प्रत्याशियों को जीत की अपील की है कि आप लोग जीत कराइए, ऐसा उन्होंने कहा है। जी हाँ, बिल्कुल एक नई भूमिका में दिखे और एक तरीके से उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर लेगेसी ट्रांसफर होना है। मायावती के बाद पार्टी कौन देखेगा, ये उसकी शुरुआत 2017 में ही हो गई थी, जब शब्बीरपुर में, सहारनपुर में मायावती जाती हैं। उस वक्त एक अनजान चेहरा उनके साथ रहता, लेकिन उस वक्त किसी को एहसास नहीं था कि इसका भविष्य क्या है। लेकिन आज जो रैली में जो भाषण हुआ आकाश आनंद का, उसने ये बता दिया है कि मायावती के बाद बीएसपी में आकाश आनंद की क्या हैसियत है। उनके एब्सेंस में आकाश आनंद ने जो भाषण दिया है, बतौर बीएसपी नेता उन्होंने भाषण दिया, अपनी बात रखी है और इस बात को एस्टैब्लिश कर दिया कि आने वाले वक्त में आकाश आनंद ही वो शख्स है जो बसपा की कमान संभालेंगे, यानी मायावती के उत्तराधिकारी वही होंगे। तो उनकी बातों को अगर आप समझिए, उनके बात करने के लहजे को समझिए, हालांकि अभी इमेच्योरनेस दिख रही है, अभी उनको बहुत कुछ सीखना है। सीखने के दौर से लगातार इंपॉर्टेंट बात अभिषेक आप बता रहे हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना है, वो रैली में दिख भी गया। अभिषेक, आपका बहुत धन्यवाद।
और अब आपको बताते हैं, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। 39 सीटों पर मोदी के खिलाफ भी कैंडिडेट उतार दिया है और राजनाथ सिंह के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया है और कह रहे हैं कि इस्तीफा वो जेब में लेकर घूम रहे हैं। उनकी बात सुनिए आप। हमारी पार्टी ने तय किया कि हम लोग अकेले अपने दम पर चुनाव उत्तर प्रदेश में जो शेष सीटें हैं, हम 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर, हम तीनों लोग अपना इस्तीफा टाइप करा के रात को करीब 2:30 बजे लेकर के हम लोग सीएम हाउस गए थे। फिर सुबह हम अपने निजी सचिव से कम 7 बार फोन कराया हूं इस्तीफा देने के लिए। हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और हराने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इसके मायने क्या है। देखिए राजभर ने क्यों कैंडिडेट, ओपी राजभर ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पहली खबर तो यही है। राजभर ने वाराणसी से भी उम्मीदवार उतारा है, यानी मोदी के खिलाफ भी। मोदी के सामने सिद्धार्थ राजभर प्रत्याशी होंगे, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। महेंद्रनाथ पांडे के खिलाफ भी बैजनाथ राजभर को उतारा है कैंडिडेट के तौर पर। गोरखपुर और लखनऊ से भी उम्मीदवार उतारे गए। 6वें 7वें चरण के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, यानी जो 6ठे चरण में इलेक्शन होगा। अभी ओम प्रकाश राजभर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, उनके जेब में है इस्तीफा। अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते थे। 8वीं बात, बीजेपी ने कहा बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़िए, ये बीजेपी ने कहा था। शुरुआत में ये 4 सीटें मांग रहे थे ओम प्रकाश राजभर, लेकिन बात बनी नहीं और इसलिए वो अकेले लड़ रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। अभिषेक, जरा आप दर्शकों को बताइए कि 39 सीटों पर लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, भाजपा के खिलाफ लड़ भी रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल अजीब स्थिति है, क्योंकि सरकार में होते हुए उसी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि आज जब दाल नहीं गली, बात बिल्कुल हाथ से निकल गई, तब जाकर के उन्होंने 39 नाम सामने रख दिए और कहा कि इन 6वें और 7वें 5वें 6वें और 7वें चरण में वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे, अब वो इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस्तीफा उनकी जेब में है, वो सरकार में रहने के लिए कोई बहुत ज्यादा उनका लालच नहीं है। तीसरी बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए हुआ था, लोकसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ था, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। अगर बीजेपी हमको अपने साथ नहीं रखना चाहती तो हम चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर किसका नुकसान करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या गठबंधन के कुछ वोट काटेंगे, क्या बीजेपी के वोट काटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी एक गुंजाइश बची हुई है, क्योंकि एक सीट पर अभी भी ऐलान नहीं किया है बीजेपी ने, इसलिए ओम प्रकाश राजभर भी अभी 100% पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि क्या वो इन 39 नामों के साथ चुनाव में जाएंगे या नहीं। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। और चूंकि आज लखनऊ में सबसे बड़ा नामांकन हुआ है, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन किया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। राजनाथ सिंह का आज नामांकन हुआ है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ से नामांकन किया है, दूसरी बार नामांकन कर रहे हैं राजनाथ सिंह। इसके पहले 5 लाख वोट पाए थे, मौजूदा सांसद है वो, लखनऊ से अभी मौजूदा सांसद है। 2014 में 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, 5 लाख वोट पाए थे। राजनाथ ने कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को हराया था, अब तो वो भारतीय जनता पार्टी में है, वो दिन बदल गए। बीजेपी का गढ़ रहा है लखनऊ, चूंकि 1991 से भारतीय जनता पार्टी के पास यह सीट है। अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर 5 बार सांसद रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी लगातार सांसद रहे, यहां से 5 विधानसभा सीटें रही हैं। यहां के 3 विधानसभा क्षेत्र सवर्ण बाहुल्य हैं, यह ध्यान रखिएगा। यहां के 3 विधानसभा क्षेत्र सवर्ण बाहुल्य है, करीब 27% मुस्लिम आबादी है। और यह बात आप जान लीजिए, बहुत बड़ी बात है, चूंकि 1991 से यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। अटल बिहारी वाजपेयी यहां से सांसद रहे हैं, राजनाथ सिंह दूसरी बार बन रहे हैं सांसद, और इसके पहले ये सीट कांग्रेस की रही है। अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, जरा बताइए कि आज राजनाथ सिंह का नामांकन कैसा था, चूंकि भीड़ बहुत दिख रही थी, और यह भी है कि राजनाथ के खिलाफ कौन लड़ेगा वो नाम भी हालांकि किया गया है, लेकिन हम नामांकन के बारे में बात करेंगे। देखिए, नामांकन को बहुत एक ग्रैंड शो बनाने की कोशिश की गई। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें नहीं रह पाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने उन पर बैन किया हुआ है। लेकिन पूरी ताकत दिखाई गई पार्टी की तरफ से। गृह मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी दफ्तर से लेकर के हजरतगंज होते हुए कलेक्ट्रेट तक जाते हैं, लोगों ने अभिवादन किया, और राजनाथ सिंह
एक लीनियंट नेता है, एक लिबरल नेता है और उनकी स्वीकार्यता है ये लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दिया है। लेकिन चुनाव के समय राइवलरी कैसी होगी, क्योंकि गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर माना जा रहा है पूनम सिन्हा 18 तारीख को नामांकन करेंगी, तो ये लड़ाई जो है ये नए दौर में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। आज दोपहर तक, अब से कुछ देर पहले तक राजनाथ सिंह के सामने कोई नहीं था, ऐसे में उनकी राह आसान थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही पूनम सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, जो कि 18 तारीख को नॉमिनेशन करेंगी। तो अब मुश्किलें यहां पर थोड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन बीजेपी की परंपरागत सीट है, ज्यादातर लोग भाजपा को यहां पर पसंद लेकिन करते हैं। अभिषेक, ये देखना आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ आम जनता भी सड़क पर थी। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा कि राजनाथ सिंह एक लोकप्रिय नेता है और लखनऊ के लोग पसंद करते हैं। दूसरी, भाजपा की परंपरागत सीट होने की वजह से यहाँ पे जो भी आए, लालजी टंडन इससे पहले 2009 में जब चुनाव लड़े थे वहां उनको भी ऐसे ही पसंद किया गया था, क्योंकि बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। और गृह मंत्री राजनाथ अभिषेक, आपने जिक्र किया पूनम सिन्हा का, उनके बारे में भी जरा बता देते हैं, क्योंकि आज उन्होंने, आप भारतीय जनता पार्टी तो नहीं रही है, वो समाजवादी पार्टी में आ गई, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। पूनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है आज, डिंपल यादव की उपस्थिति में बड़े सादे कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है पूनम सिन्हा, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। लखनऊ से गठबंधन प्रत्याशी होंगी पूनम सिन्हा। अभिषेक ने बताया भी कि 18 अप्रैल को ये नामांकन करेंगी। लखनऊ सीट से पूनम सिन्हा नामांकन करेंगी। और एक चीज और आप समझिए, लखनऊ सीट से पूनम सिन्हा अपना नामांकन तो करेंगे ही, लेकिन जो स्थिति बदल रही है, राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ेंगे पूनम सिन्हा, यह भी चीज है। कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गई। कुछ दिन पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी और अब कांग्रेस में गए, अब शत्रु कांग्रेसी हो गए हैं और पूनम समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे, लेकिन तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीरें ये आ रही है, पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद, और ये तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए आप। शत्रुघ्न सिन्हा पूजा कर रहे हैं, पूनम सिन्हा पूजा कर रही हैं, पति पत्नी है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा राहुल गांधी के साथ है और पूनम जो है, अब पूनम अखिलेश यादव के साथ और डिंपल यादव के साथ है। ये तस्वीर, दोनों लोग पूजा कर रहे हैं। एक पटना साहब से चुनाव लड़ रहे हैं और पूनम जो है वो लखनऊ से चुनाव लड़ेंगी राजनाथ सिंह के खिलाफ, और हो सकता है कि कांग्रेस यहां से प्रत्याशी ना उतारे। और इस पर अखिलेश यादव का कमेंट आया है, चूंकि उन्होंने क्या कहा है वो सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूं पूनम जी को कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। और अच्छा ये है कि डिंपल सांसद जो खुद चुनाव में लड़ रही हैं, उन्होंने सदस्यता दिलाई है। हमें उम्मीद है कि पार्टी की नीतियों को और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगी। और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, जरा ये बताइए, हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि पूनम सिन्हा मैदान में आ गई राजनाथ सिंह के खिलाफ। ये तो बहुत बड़ा दाव है समाजवादी पार्टी का, यानी ना चाहते हुए भी कांग्रेस पर दबाव है, ये मोरल दबाव है अभिषेक। जी हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक प्रयोग के दौर से गुजरा जा रहा है। आप देखिए कि अखिलेश यादव कांग्रेस से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कांग्रेस को गठबंधन में जगह नहीं दी है। बावजूद इसके शत्रुघ्न सिन्हा जो कि राहुल गांधी के करीबी हो गए हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उनकी पत्नी को अपने यहाँ पर जगह दी है और वो चुनाव भी लड़ाने जा रहे हैं। तो ऐसे में राजनीतिक प्रयोग इसको जरूर कहा जाएगा। इंतजार किया गया, देखा गया कि किसको यहाँ से लाना बेहतर होगा, कहाँ पे दांव लगाया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस क्या इस चीज को याद रखेगी कि उनको गठबंधन में जगह नहीं दिया गया, मिन्नतें की गई। तो ऐसे में क्या वो लखनऊ से अपना प्रत्याशी उतारेंगे पूनम सिन्हा के खिलाफ या नहीं उतारेंगे? तो अब अभिषेक, दबाव तो बना ही दिया ना इन्होंने पूरी तरीके से। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेसी है और पूनम सिन्हा को टिकट दे दिया गया। और हालांकि कांग्रेस का कभी गढ़ रही है लखनऊ सीट, लेकिन मोरल दबाव बना दिया गठबंधन ने। जी हाँ, बिल्कुल दबाव बनाया है। और मुझे लगता है कि इस बारे में पहले बातचीत हुई रही होगी और इसी वजह से पूनम सिन्हा को, क्योंकि पूनम सिन्हा एक गैर राजनीतिक व्यक्ति है, शख्सियत हैं। उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे लखनऊ में उनकी कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। उनको यहाँ पर लाना, वो कांग्रेस भी जा सकती थी, कांग्रेस के टिकट से भी लड़ सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में लाया गया। इसका मतलब बातचीत हो रखी है और इसी वजह से अब कांग्रेस हालांकि कितना लीनियंट होती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस को चोट लगी थी जब गठबंधन से बाहर किया गया था उसको यहाँ पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बातचीत हो रखी है और इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा ने एक माहौल बनाया, एक जमीन तैयार की। कुछ दिन पहले वो समाजवादी पार्टी दफ्तर खुद आए थे और अखिलेश। चलिए, बिल्कुल अभिषेक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और आज हेमा मालिनी ने एक भव्य रोड शो किया है। चूंकि 18 तारीख को उनकी सीट पर चुनाव है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। नामांकन तो पुरानी बात हो गई, लेकिन आज उन्होंने रोड शो किया है, वो समझिए। हेमा मालिनी ने रोड शो किया है। दूसरे चरण में इलेक्शन भी यहां पर है। चूंकि 8 बजे के बाद प्रचार, 5 बजे के बाद प्रचार भी नहीं कर सकते। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। 2014 में हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव जीती थी, भारी मतों से जीत कर आई थी। इस बार भी बीजेपी ने हेमा को उम्मीदवार बनाया है। मथुरा सीट का मुकाबला त्रिकोणी है, ध्यान ये दीजिएगा, त्रिकोणी है। टॉप 5 अमीर प्रत्याशियों में मथुरा के 3 कैंडिडेट हैं, यानी 5 सबसे अमीर आदमी में मथुरा के 3 कैंडिडेट हैं। यह चीज भी आप ध्यान दीजिए। जाट बाहुल सीट की वजह से मुकाबला कांटे का है। आरएलडी और कांग्रेस प्रत्याशी भी जनाधार वाली सीट है। ये बाहरी होने का तमगा हेमा को नुकसान कर सकता है। बाहरी होने का तमगा हेमा को नुकसान कर सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज इनका भव्य रोड शो था, जिसमें लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रीकांत शर्मा, ये सारे लोग मौजूद थे और हेमा मालिनी ने एक बड़ा रोड शो किया है। तो आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। हेमा मालिनी ने अपनी ताकत दिखाई है। कल धर्मेंद्र आए थे, उनके समर्थन में प्रचार किया उन्होंने और अपने ही स्टाइल में, अपने ही अंदाज में जनता का समर्थन मांगा। उन्होंने कहा है कि आप भारी मतों से हेमा मालिनी को सांसद भेजिए। और आज के लिए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ ही बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। IWS ला रहा